हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में छपने वाली क्वेश्चन होगी। आप इसे देखें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। पहला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क एक सफल कूटनीति राष्ट्रवादी जो जर्मनी के एकीकरण में रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया, अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू किया। प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। बिस्मार्क के लिए कई युद्ध करनी पड़ी थी। कहा जा सकता है कि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी नेता था जो जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को बहुत महत्व समझता था। बिना सैन्य की शक्ति के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन करके अपने ही देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया गया था। एकदम डायरेक्ट बहाली कर दी गई थी ताकि जर्मनी का एकीकरण हो सके। इसके लिए इन्होंने 3 युद्ध की सामना की थी। पहला युद्ध डेनमार्क से युद्ध था कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्सविंग और होल्स्टीन राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सेल्सविंग प्रासा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। ठीक है, यह था डेनमार्क का युद्ध। इसमें डेनमार्क बुरी तरह से पराजित हुआ था। अब हम जानेंगे ऑस्ट्रिया का दूसरा युद्ध। ऑस्ट्रिया से युद्ध था, दूसरा में हुआ था कि बिस्मार्क की नीति के अनुसार ऑस्ट्रिया से युद्ध करना आवश्यक हो गया था। अतः उसने फ्रांस के और इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से संगत कर लिया। ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रासा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया जबरदस्त हार हुआ और इसी युद्ध को सिडवा का युद्ध भी कहा गया था। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा युद्ध था फ्रांस से युद्ध। 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रासा के खिलाफ लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि, इस साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और जो 1870 में युद्ध हुआ था उसे सेडान का युद्ध कहा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई। तब जाकर फ्रांस और जर्मनी को लेकर एक संधि की गई, जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कही गई थी, जो 10 मई 1871 में हुआ था। इस संधि में कहा गया कि जर्मनी और फ्रांस अब झगड़ा कर ही लिए हैं, तो अब उनमें शांति समझौता लाई जाए, शांति की माहौल बनाई जाए। जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाया जाए, अब दोनों में शांति स्थापित की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रैंकफर्ट की संधि की। तब जाकर जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, फिर से हम लोग जानेंगे, कहेंगे अपना भाषा में सीधे कहेंगे कि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को बहुत महत्व समझता था। उसको पता था कि बिना सेना के बगैर जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। उन्होंने अपने द्वारा रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन करते हुए और अपने ही देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर ली। तब जाकर जर्मनी का एकीकरण होना संभव दिखाई देने लगा। तब उसके लिए इन्होंने 3 युद्धों की सामना करनी पड़ी थी। सबसे पहला युद्ध था डेनमार्क से युद्ध। इन्होंने ऑस्ट्रिया को बोला कि ऑस्ट्रिया आप मेरे साथ आइए और मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया जाए, क्योंकि डेनमार्क जर्मनी के 2 राज्यों को पकड़ कर रखा है। वो कहीं ना कहीं जर्मनी का ही हिस्सा है, सेल्सविंग और होल्स्टीन। इस मुद्दा को लेकर कहा कि चलिए आप मेरे साथ मिल जाइए, हम आपको इसमें से एक मुद्दा को आपको दे देंगे। जो सेल्सविंग आप ले लीजिएगा, होल्स्टीन हम ले लेंगे। तो ऑस्ट्रिया बोला चलिए ठीक है, मिल जाते हैं। दोनों ने मिलकर 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने का 2 मुद्दा था, सेल्सविंग और होल्स्टीन मुद्दा को लेकर आक्रमण किया गया, जिसमें डेनमार्क की जबरदस्त हार हुई। और एक देखा जाए तो सेल्सविंग कर दिया और सेल्सविंग प्रासा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ, लेकिन वहां पे फिर आगे चलकर इसके साथ ऑस्ट्रिया के साथ बिस्मार्क ने गद्दारी किया था। जब ऑस्ट्रिया की सेना ने जब होल्स्टीन मुद्दा को लेकर गया था उस पर कब्जा करने के लिए, तो प्रासा का सेना उसको रोक दिया था। जर्मनी का सेना उसको क्या किया था, रोक दिया था, मत जाइए। ठीक है, तो उसको बहुत दुख लगा था। तब जाकर इन्होंने तब डेनमार्क हार गया, तब ऑस्ट्रिया को अब देखा कि इसको ऑस्ट्रिया को तो भी पराजित करना होगा। तो ऑस्ट्रिया को हराने के लिए अब इन्होंने इटली का समर्थन लिया और फ्रांस का समर्थन लिया।
फ्रांस से बोल दिया, फ्रांस से संधि की कि आपको किसी प्रकार के बीच में हम ऑस्ट्रिया से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो आपको बीच में नहीं बोलना है, आप जहां रहेंगे वहां पे तटस्थ रहेंगे, वहां से बढ़ना भी नहीं है, हिलना भी नहीं है। एक कुछ इसको लालच दे दिया गया था, आप लीजिए। तो उसको क्या लगा कि फ्रांस को कि रुकिए, इधर दोनों कमजोर देश है, ऑस्ट्रिया भी कमजोर है और जर्मनी भी कमजोर है, दोनों लड़कर मर जाएगा और जर्मनी पर और मेरा शासन हो जाएगा और ऑस्ट्रिया पर भी मेरा शासन हो जाएगा, दोनों कमजोर है, दोनों मर जाए सर। लेकिन यहाँ पे उल्टा साबित हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जर्मनी एक शक्तिशाली देश बनते हुए कहीं ना कहीं जब ऑस्ट्रिया को पराजित किया, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद यानी 1866 में ऑस्ट्रिया हार गया और 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस को ताना थुरा कि फ्रांस की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, पूरा जबरदस्त हार हुई। तब जाकर इसको सेडान का युद्ध कहा गया और इस युद्ध के मुताबिक एक महाशक्ति फ्रांस का पतन हुआ और एक महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। तब जाकर जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ और उस मुद्दे को लेकर उसको समझौता स्थापित करने के लिए 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि बुलाई गई कि फ्रांस और जर्मनी के बीच शांति स्थापित की जाए। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।